दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हमने आपकी हेल्प के लिए आपके सिलेक्शन, आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो, आप लगातार मेहनत करें और हमारा आपका जो सपोर्ट है उसके लिए हमने जो 11th क्लास की 12th क्लास की कृषि विज्ञान की जो NCERT की बुक है उसकी क्लासेज शुरू की थी कल से। कल हमने पहला चैप्टर करवाया, आज 11th क्लास का दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा हो तो वो पहला चैप्टर देखें और उसके बाद में इस वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये हमने आपकी हेल्प के लिए, आपके टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको 11th और 12th की बुक तो पढ़नी है। अगर आप 11th और 12th की बुक न पढ़े और उसके अलावा आप सीधा वीडियो देखते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही जो बुक से लिए हैं वो आपको बताऊंगा मैं, तो जिससे आपको टाइम बचेगा आपका और फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें, इसको आप सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छा करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। कल हमने पहली क्लास का जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, आज अपना सेकेंड चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर है कृषि विज्ञान कक्षा 11 और ये चैप्टर नंबर अपना 2 नंबर है। मौसम एवं जलवायु है। मौसम यानी सामान्यतः वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था होती है, वो मौसम होती है। मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है, यानी हम यूँ कहें कि एक दिन में कई बार 3 मौसम भी हो सकते हैं, यानी ये हर घंटे में चेंज हो सकता है या प्रत्येक दिन चेंज हो सकता है। मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील है। बात करें जलवायु की, जलवायु से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लाइमेट शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से बना है। कई दिनों या वर्षों के मौसम से जलवायु बनती है। और जो विश्व मौसम विज्ञान, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, उसने बताया है कि 31 वर्षों के मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जलवायु कितने वर्षों के मौसम का औसत है, तो ये 31 वर्षों का। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा ऐसे आया हुआ है एग्रीकल्चर अपने सुपरवाइजर में। अब बात करें लघु दिवस पौधे, शॉर्ट डे प्लांट, जिसमें पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए प्रकाश की अवधि 10 घंटे से कम की चाहिए। और उसके एग्जाम्पल हैं अपने धान हो गया, मक्का हो गई, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गई और मूंग हो गया। अब बात करते हैं दीर्घ दिवस पौधे, लॉन्ग डे प्लांट, जिनको प्रकाश की यानी जिनके पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए दीर्घ अवधि यानी प्रकाश की अवधि कम से कम 14 घंटे की चाहिए या 14 घंटे से ज़्यादा की अवधि उनके पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए चाहिए। और उनके एग्जाम्पल हैं गेहूं, जौ, जई, आलू और चुकंदर। ये हो गए अपने लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और इसके बाद में लॉन्ग डे प्लांट। अब है मध्य प्रदीप्तिकालीन, यानी इन दोनों के बीच के, लघु और दीर्घ के बीच में मध्य प्रदीप्तिकालीन आएंगे, जिनको 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इसका एग्जाम्पल आएगा अपना शुगर कैन। और जो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पे 12 से 14 घंटे का जो प्रकाश है वो अवेलेबल है। इसी वजह से गन्ना जो प्रजनन संस्थान है वो कोयम्बटूर में है। बात करें दिवस निष्प्रभावी पौधे, जिनके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसे पे जो पादप हैं वो अपने कपास है, सूरजमुखी है, टमाटर है, मटर है और धान की कुछ किस्में हैं जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गए अपने दिवस निष्प्रभावी पौधे। नेक्स्ट है अपना विभिन्न फसलों के लिए प्रधानवर्ती तापमान, और इसमें है ये शीतकालीन फसलें हो गई जिनको अपन रबी की फसलें कहते हैं, रबी, और ग्रीष्मकालीन फसलें हो गई, इनको अपन खरीफ की फसलें कहते हैं, खरीफ। और इनको वैसे उनालू बोलते हैं, रबी को उनालू कह सकते हैं हम, उनालू, और खरीफ वाली को स्यालू, स्यालू। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। यानी न्यूनतम तापमान जिसके नीचे पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए मिलने वाली जो ऊष्मा है वो कम रह जाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यानी रबी की जो फसलें हैं, कुछ फसलें तो 0 डिग्री तक
ठीक है, उनमें जैविक क्रिया चलती रहती है 0 डिग्री तापमान पे भी, या कुछ में 5 डिग्री तापमान पर भी। अगर इससे नीचे टेम्परेचर हो जाता है ना, तो इनकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो उनकी कम हो जाती है ऊष्मा, और इनकी वृद्धि रुक जाती है। वहीं बात करें ग्रीष्मकालीन फसलों की, तो इसमें यह टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और इष्टतम तापमान जिसमें जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम होती है, यानी पौधे सर्वाधिक वृद्धि करते हैं, तो ये रहता है अपनी रबी की फसलों के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो अपनी खरीफ वाली फसलें हैं, ग्रीष्मकालीन फसलें, वो उनके लिए होता है 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें अधिकतम तापमान जिसके ऊपर पौधों की वृद्धि रुक जाती है, और ये होता है रबी के लिए 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ फसलें तो 30 डिग्री तक, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया रबी की फसलों के लिए, तो कुछ फसलों की वृद्धि रुक जाती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 38 डिग्री टेम्परेचर तक भी वृद्धि करती रहती हैं, और 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो फिर उनकी वृद्धि रुक जाती है। ये अपनी रबी की फसलों के लिए होता है। बात करें ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए, तो ये होता है 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जिनमें इनकी वृद्धि रुक जाती है। अब बात करते हैं कि फसलों को पाला क्या होता है, पाले से किस हिसाब से बचाया जा सकता है, कौन कौन सी क्रियाएं करके फसलों को पाले से बचा सकते हैं। यानी पाला होता है 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाना, यानी ओस की बूंदें हैं घास पे जम जाती हैं, बर्फ के रूप में हो जाती हैं, तो वो होता है पाला। तो इसमें पाले के जो बचाव हैं, पाला रोधी फसलें यानी जो सरसों है, चना है, टमाटर है, इनको पाला ज़्यादा मारता है, तो इनके स्थान पर आप गेहूं जो उर्जाई बोएं। चना अगर बो रहे हो तो चने की पूसा 212, चने की पूसा 212 किस्म मोस्ट है, ये ध्यान रखें आप, ये पालारोधी किस्म है। वहीं आलू की बात करें तो आलू की कुफरी शीतमान और कुफरी देवा, ये किस्में पालारोधी किस्में हैं। पाले से बचाव के लिए अपन हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। दिन में हल्की सिंचाई करें जिससे टेम्परेचर 0.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ जाता है। धुआं करके भी अपन फसलों को पाले से बचा सकते हैं, या फिर गंधक के अमल का 0.1%। 0.1% का मतलब है 1000 लीटर में, 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक मिला के और इसका छिड़काव करते हैं, तो इससे भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। छाया करके, ये विशेष तौर से सब्जी वाली फसलें हो गई, जैसे अपन टमाटर की बात करें, उसमें लो टनल लगा के कपड़े से अपन छाया करके उसको पाले से बचा सकते हैं। और बुआई का समय समायोजित करके, यानी जो फलीदार अपनी जो फसलें होती हैं, सरसों हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, उनकी अपन समय से बुआई करें, यानी लगभग अक्टूबर में अपन बुआई कर देते हैं फर्स्ट में, तो फिर ये पाला पड़ता है अपना दिसंबर या जनवरी में, तो वहाँ तक इनकी फलियाँ परिपक्व हो जाती हैं और इनके ऊपर पाले का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अपन फसलों को पाले से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना विभिन्न फसलों की बारानी किस्में। जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है वहाँ पे अपन शुष्क खेती करते हैं, और उसके लिए विभिन्न फसलों की बारानी किस्में हैं। जैसे बाजरे की हो गई RHB 67, RHB 177 और ICMH 356। वहीं बात करें ज्वार की, CHS फर्स्ट और CHS 5। मोठ की बात करें RMO 40 और RMO 257। तिल की बात करें RT 46 और RT 127। ये किस्में कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि बाजरे की कौन सी किस्म है जो बारानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, तो इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। वहीं बात करें ग्वार की तो RGC 936 और RGC 1003, ये हो गई बारानी क्षेत्र के लिए किस्में। अब बात करते हैं शुष्क खेती की तकनीकी। शुष्क खेती की तकनीकी होती है कि प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या तो कम रखी जाती है, और बीज दर है सामान्य से 10% अधिक रखते हैं, क्योंकि अगर कई बीज शुष्कता की वजह से जिनका अंकुरण नहीं होता है तो अपन ये 10% अधिक रखते हैं, तो लगभग वही आ जाता है कि बीज, अगर अपन ने बीज दर ज़्यादा लिया 10%, तो बीज, अगर कुछ बीज अंकुरण नहीं भी होता है तो भी वो सामान्य लेवल पे उनका औसत हो जाता है, यानी प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या अपन कम रखेंगे। तो ये शुष्क खेती की तकनीकी हो गई। बात करें मिश्रित फसल बोना, ये भी शुष्क खेती के लिए फायदेमंद होता है कि भाई एक फसल आपकी अगर किसी कारणवश नहीं होती है तो मिश्रित खेती में ये होता है कि आपकी दूसरी फसल हो सकती है। जैसे ज्वार के साथ आप मूंग बो सकते हैं और बाजरा के साथ में मोठ। अब बात करते हैं लू।
लू चलती हैं अपने मई जून में गर्म हवाएं जो पश्चिमी दिशा से आती हैं, और जो शीत लहर होती हैं ये दिसंबर जनवरी में चलती हैं और ये आती हैं उत्तर दिशा से। नेक्स्ट है अपना प्रोपिंग या स्तंभन। ये हिंदी वर्ड है, ये तो बहुत कम आता है। ये प्रोपिंग है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रोपिंग किस फसल में करते हैं या क्या होता है? तो प्रोपिंग होता है अपने बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इनके तनों को आपस में उन्हीं की पत्तियों के द्वारा बांध दिया जाता है, जिससे अगर आंधी तूफान जो भी आए तो उससे पेड़ गिरते नहीं हैं, उसको अपन प्रोपिंग कहते हैं। और ये क्रिया होती है, यानी गन्ने में गन्ना हो गया, बाजरा और मक्का, इनके तनों को इन्हीं की पत्तियों से एक जगह बांधना, ये प्रोपिंग होती है। ये एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1 वर्ग इंच वायु के स्तंभ, वायुमंडल के शीर्ष तक का वजन 15 पाउंड होता है। यानी धरातल से लेके और वायुमंडल के शीर्ष तक 1 वर्ग इंच वायु के स्तंभ का वजन 15 पाउंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे तापमापी अपने 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपना अधिकतम तापमापी, यानी इसमें कांच की जो नली होती है इसमें होता है पारा भरा हुआ, और इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंक अंकित होते हैं। नेक्स्ट है अपना न्यूनतम तापमापी, इसमें कांच की नली के साथ में एल्कोहल भरा होता है। अधिकतम में पारा भरा था कांच की नली के साथ में, और न्यूनतम में एल्कोहल, और इस पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंक अंकित होते हैं। और थर्ड है अपना शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी। तीसरा ये जो अपना इंपॉर्टेंट है, ये है स्टीवेंस स्क्रीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी मोस्ट। ये क्या होता है स्टीवेंस स्क्रीन? जो अपना प्रयोगशाला होती है उसमें होते हैं अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी और ये शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी। ये तीनों तापमापियों को जहाँ इन तीनों को एक जगह रखा जाता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, और वो धरातल से, यानी धरातल से 1.22 मीटर ऊंचाई पर रहता है। ये भी मोस्ट है, यानी अपने जो फर्श है उससे 1.22 मीटर ऊंचाई पर रखा होता है, और जिसके ऊपर सफ़ेद रंग किया हुआ होता है। लकड़ी या लोहे की 4 जो पाए होते हैं उनके ऊपर ये रखा होता है, और इसमें अपन ये जो तापमापी है इनको रखते हैं। इसको कहते हैं स्टीवेंस स्क्रीन। इसकी ये दूरी 1.22 मीटर, और इसका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई अपन औसत तापमान कैसे निकालते हैं। तो उच्च तापमान यानी 24 घंटे में उच्च तापमान कितना रहा है और न्यूनतम तापमान कितना रहा है। उच्च तापमान प्लस न्यूनतम तापमान बटा में 2। सपोज दैट किसी दिन का उच्च तापमान 40 रहा है और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है, तो इसको अपन बटा में 2 कर देंगे और उस दिन का औसत तापमान 30 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से औसत तापमान निकालते हैं। दैनिक तापांतर हो गया कि जो 24 घंटे का उच्च तापमान है उसमें से न्यूनतम तापमान को घटा देते हैं, वो अपना दैनिक तापांतर आ गया। डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड है, ये है एडवर्ड सेल्सियस ने ये नाम दिया था, और ये इसका लास्ट का नाम सेल्सियस है, इसी वजह से इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं अपन। और डिग्री फारेनहाइट डेनियल फारेनहाइट ने इनका नाम दिया था, और फारेनहाइट के नाम पर इसको अपन फारेनहाइट कहते हैं। ये इसका सूत्र है F-32/9 बराबर C/5। यहाँ F का मतलब है फारेनहाइट और C का मतलब है डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ये डेली क्लासेज मैं आपको प्रतिदिन सुबह 9 बजे अवेलेबल करवाता हूँ, और कभी भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, तो आप रेगुलर इस क्लास को देखें, और मैं बहुत जल्द इसको कंप्लीट करा के 12th की जो अपनी कृषि विज्ञान है उसको भी अपन शुरू करेंगे। नेक्स्ट है वायु दिक् सूचक यंत्र यानी विडवेन। इसमें जो इसका जो यंत्र है ये 75 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, जो तीरनुमा होता है, तीरनुमा वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र होता है उसमें जो तीरनुमा होता है उसकी लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर, और इसको धरातल से 3.05 मीटर पर स्थापित किया जाता है धरातल से। ये दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है अपना वायु वेग मापी, यानी जो वायु की गति मापते हैं कि वायु कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, उसको अपन धरातल से 3 मीटर ऊंचाई पर स्थापित करते हैं और उसी हिसाब से वायु की गति का पता करते हैं। अब कल मैंने आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिए थे, आज भी दूंगा, कल वाले के मैं आज आंसर बताता हूं। कल का अपना पहला क्वेश्चन था कि कृषि उपकरण मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपकरण मौसम का पूर्वानुमान, इनका उल्लेख कौन से प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? प्राचीन ग्रंथ का नाम बताना था, उसमें 3-4 ऋग्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मीर की वृहत संहिता। तो जो इसका आंसर है वो आएगा ब्राह्मीर की वृहत संहिता में, वृहत संहिता। इसमें कृषि उपकरण की, मौसम का पूर्वानुमान, मृदा का संगठन, इन सभी चीजों की जानकारी इस ग्रंथ में दी गई है। दूसरा क्वेश्चन था अपना कि भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक, कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डॉक्टर MS रंधावा, डॉक्टर MS रंधावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा अपना क्वेश्चन था फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? फिप्स प्रयोगशाला, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो मैं दे रहा हूं, आप उनके कमेंट में आंसर बताएं। कल वाले क्वेश्चंस का किसी ने भी कमेंट में कोई आंसर नहीं बताया है, ऐसा नहीं करें आप। और आज वाले क्वेश्चन से इनका कमेंट में आप आंसर बताएं, कल मैं इनका आंसर बताऊंगा और फिर आप देखना आपको वीडियो कितना समझ में आया और आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अब मैं आपको आज के क्वेश्चंस देता हूं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मैं इनके कल क्लास शुरू होने से पहले इनके आंसर बताऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, लैटिन, अरेबिक या फिर संस्कृत से? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेकेंड अपना क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, नीदरलैंड, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क में? सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपना ये है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया, मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन पौधे का उदाहरण है मक्का, गेहूं, चावल और गन्ना। और मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन पौधे को कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्में हैं RHB 171, RHB 173, GHB 538 और HSB 67। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बात करें अधिकतम तापमापी पर कितने सेल्सियस पैमाने पर मात्रक अंकित होते हैं? तो ये भी आपको बताना है, -35 से +55, +35 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, और 35 डिग्री से 55 डिग्री, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ साथ आपको बताना है स्टीवंस स्क्रीन, जो मैंने बताया था स्टीवंस स्क्रीन, ये क्या होता है और ये धरातल से कितनी ऊंचाई पर इसके जो रखा जाता है इसको, स्टीवंस स्क्रीन को। साथ में आपको बताना है वायु दिक् सूचक, वायु दिक् सूचक जो यंत्र है दिशा, वायु की दिशा मापने वाला, इसको धरातल से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है। और वायु वेग मापी, वायु वेग मापी, वायु वेग मापी, इसको धरातल से कितनी ऊंचाई पर रखा जाता है। इन तीनों चीज़ों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसको 1 से 2 बार देखें तो आपको 11th की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चैप्टर 2 इसमें क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम तक, लास्ट तक भी जब भी आपको जरूरत पड़े इसको आप वीडियो खोलो और इसको आराम से देखो, आपका टाइम भी बचेगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।